हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर 9 दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस वीडियोस में ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके मैं इंडिविजुअल वीडियोस भी बना चुकी हूँ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में समझना है सो यू कैन प्रिफर दोज वीडियोज। सो अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज फोर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्स, what is we have three laws of motion here. Newton's three laws are there of motion. First law of motion, then उसके बाद हम डिस्कस करेंगे inertia and mass, second law of motion, third law of motion, then we will discuss conservation of momentum, and in the last we will do some numericals. So let's get started. So friends, let's start with our first topic, which is what is force and what are the types of force. तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने फोर्स के बारे में क्या पढ़ा था? दैट पुश एंड पुल इज फोर्स, बट पुश और पुल फोर्स नहीं है। पुश एंड पुल इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन है force is a external agent which can change the state of an object. मतलब फोर्स एक वो एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे अगर कोई बॉल है वो लाई कर रही है ग्राउंड पे, वो रेस्ट पे है, तो अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, इफ यू विल किक इट, तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। इट मीन्स उसका जो स्टेट है वो रेस्ट से मोशन में चेंज हो गया। मतलब वो हमने क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। सो फोर्स इज अ एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है सो यू कैन ब्रिंग इट एट रेस्ट बाय अप्लाइंग फोर्स, और अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है you can bring it in motion by applying force. So this is basically force. Push और pull या pressing, twisting, ये सब क्या है? Effects of force. These are not forces. These are the effects of force. जब हम force apply करते हैं तो ये results हम देखते हैं. So these are the effects of force. अगर हम push कर रहे हैं या pull कर रहे हैं या press कर रहे हैं, these are all the effects. So what are the types of force? There are two types of force: balanced force and unbalanced force. Balanced force and unbalanced force. So first of all, balanced force. So balanced force वो फोर्स होती है जिसमें जो नेट फोर्स है या फिर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो आएगा। अब नेट फोर्स क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इस पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ऑलवेज वी से द यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यूटन। तो अगर मैं 10 न्यूटन का इस साइड से राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हूँ एंड माई लेफ्ट हैंड इज ऑल्सो अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स ऑन द मार्कर, तो दोनों जो हैंड्स हैं वो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो विल दिस पेन मूव? इट विल नॉट मूव, क्योंकि इस हैंड ने भी सेम मैग्नीट्यूड फोर्स लगाया और इसने भी उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया। तो जो ये मेरा मार्कर है ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो रिजल्ट फोर्स, जो नेट फोर्स हमारी होगी रिजल्ट में, दैट विल बी जीरो। कैसे? अब रिमेंबर दिस, जब भी अगर हम राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज पॉजिटिव। अगर आपने राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है तो दैट फोर्स विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर इफ यू हैव अप्लाइड द फोर्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन तो वो क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, तो इट विल बी पॉजिटिव 10 न्यूटन। लेकिन लेफ्ट हैंड ने अपोजिट डायरेक्शन मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, मीन्स द फोर्स विल बी नेगेटिव -10 न्यूटन। तो राइट हैंड ने फोर्स अप्लाई किया +10 न्यूटन, लेफ्ट हैंड ने अप्लाई किया -10 न्यूटन। तो ये हो जाएंगे कैंसिल, +10 -10 कैंसिल हो जाएंगे, और जो हमारा नेट फोर्स आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? जीरो। एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। इसी को बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जिसमें जो नेट फोर्स हो वो जीरो ना आए। फॉर एग्जाम्पल, इस हैंड ने, माई राइट हैंड इज अप्लाइंग 15 न्यूटन फोर्स और जो लेफ्ट हैंड है वो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जो राइट हैंड ने है उसने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया है, तो जो ये मार्कर है ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि जो राइट हैंड है उसने पॉजिटिव 15 न्यूटन का अप्लाई किया एंड लेफ्ट हैंड अप्लाइड -10 Newton force. So 15 - 10 you will get 5 Newton.
मतलब जो मेरा मार्कर है वो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा विद अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। यहाँ पे 5 द नेट फोर्स कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो नेगेटिव ऑल्सो अनबैलेंस फोर्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर लेफ्ट हैंड ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया, लेट्स से लेफ्ट हैंड ने -15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, -15 न्यूटन, और जो मेरा राइट हैंड है उसने पॉजिटिव 10 न्यूटन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, सो माई पेन विल मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन। लेकिन जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी -5 न्यूटन, बिकॉज -15 + 10 विल गिव यू -5, मतलब जो मार्कर है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा विद द फोर्स ऑफ -5 न्यूटन। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ unbalanced force. So friends, this was all about what is force और what are the types of force. अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे which is Newton's first law of motion. So friends, now let's discuss about Newton's first law of motion. इसको Newton's first law of motion क्यों बोलते हैं? Because these laws were stated by Sir Isaac Newton. So ये law क्या कहता है? A body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external unbalanced force to change its state. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। जैसे अगर कोई ग्राउंड पे अगर कोई बॉल लाई कर रही है तो वो जो बॉल है वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक आप आके उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। जब तक आगे आप उसको किक नहीं करोगे वो जो बॉल है वो रेस्ट में ही रहेगी। दिस मीन्स दैट अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। और अगर कोई बॉडी मोशन में है, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इन अ यूनिफॉर्म स्पीड स्ट्रेट लाइन में, तो वो जो बॉडी है वो मूव ही करती रहेगी अनलेस वी विल नॉट अप्लाई अनबैलेंस फोर्स। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, बट देयर इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी तो होता है, सो दैट बॉडी कैन नॉट डू मोशन फॉर एवर। लेकिन यहाँ पे हम फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो भी फोर्सेस हैं इनको हम अवॉइड कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। Then that car or that vehicle will keep on moving unless the driver will not apply brakes. अगर मान लो एक स्ट्रेट रोड पे अगर कोई कार मूव कर रही है, स्ट्रेट रोड पे और एक यूनिफॉर्म स्पीड में, तो वो कार मूव ही करती रहेगी जब तक ड्राइवर या फिर ब्रेक्स अप्लाई ना कर दे। ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन हो जाएगा और वो फिर जो कार है वो स्टॉप हो जाएगी। या फिर मान लो कोई रफ रोड आ गया तो इट विल क्रिएट फ्रिक्शन, तो जब जो कार है वो ग्रेजुअली स्लो हो जाएगी और फिर वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। अनलेस जब तक ये रफ रोड नहीं आएगा या फिर जब तक जो ड्राइवर है वो ब्रेक्स अप्लाई नहीं करेगा, दैट बॉडी और दैट ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इन मोशन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। सो दिस इज बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और जो बॉडी की ये जो टेंडेंसी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी की रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन है कर रहा है तो मोशन ही करता रहेगा, इस टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं। We will discuss about inertia later on. So that's why जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट की इस टेंडेंसी को रेस्ट में ही रहने की या मोशन ही करते रहने की, इसको इनर्शिया बोलते हैं। वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। This we will discuss in the next topic. So this is basically Newton's first law of motion. Okay? जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगी, मोशन कर रही है, मोशन ही करती रहेगी, लेकिन इन अ straight line with a uniform speed. Unless we will not apply external unbalanced force. जब तक ये external unbalanced force apply नहीं होती, the body will not change its state. This is Newton's first law of motion. Now let's talk about our next topic, which is inertia and mass. So friends, now let's discuss about inertia and mass. तो inertia क्या होता है? Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of rest or motion. Resist का क्या मतलब होता है? अपोज करना। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो अपोज करेगा कि उसको मोशन करना पड़े, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है सो इट विल रेजिस्ट कि उसको रेस्ट में आना पड़े, मतलब वो अपोज करेंगे। इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी डज नॉट वांट टू चेंज इट्स स्टेट। मतलब अगर वो रेस्ट में है सो इट वांट टू स्टे इन रेस्ट, और अगर वो मोशन कर रहा है सो इट वांट्स टू कीप ऑन डूइंग मोशन। इसका एक बहुत अच्छा डेली लाइफ एग्जाम्पल है, जैसे जब हम बस में बैठे होते हैं और वो बस रेस्ट में होती है
एंड व्हेन सडनली द बस स्टार्ट्स मूविंग, तो जो हमारी अपर बॉडी है वो 1 सेकेंड के लिए पीछे उसको बैकवर्ड पुश लगता है. यू हैव मस्ट ऑब्जर्व दिस, क्योंकि जब वो बॉडी तो बस में तो रेस्ट में थी, आप भी रेस्ट में थे, तो जैसे ही बस ने मोशन करना स्टार्ट किया, इट मीन्स जो आपके पैर थे वो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे बस के साथ. योर लेग्स वर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस. तो जैसे ही बस ने मूव करना स्टार्ट किया, योर लेग्स ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग. और लेकिन जो आपकी अपर बॉडी थी उसने रेजिस्ट किया चेंज कि उसको मोशन करना पड़े, इसीलिए थोड़ी देर के लिए जो आपकी अपर बॉडी है वो पीछे बैकवर्ड पुश होती है. और जब फॉर एग्जाम्पल दूसरा केस हो सकता है, अगर बस ऑलरेडी मूव कर रही है, इट इज़ ऑलरेडी डूइंग मोशन, और सडनली जो ड्राइवर है उसने ब्रेक सप्लाई कर दिए. सो योर ब्रेक सप्लाई कर दी तो बस उसी टाइम स्टॉप हो जाएगी. मतलब जो आपके लेग्स हैं वो भी एकदम स्टॉप हो जाएंगे, बिकॉज योर लेग्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस. लेकिन जो आपकी अपर बॉडी है उसको थोड़ा टाइम लगेगा सो दैट इट कैन कम इन रेस्ट, और इसलिए वो रेजिस्ट भी करेगी चेंज को. योर अपर बॉडी विल रेजिस्ट द चेंज ऑफ कमिंग इन द रेस्ट. वो मोशन में थी, इसलिए 1 सेकेंड के लिए यू विल बी पुश्ड फॉरवर्ड, इसलिए आपको 1 सेकेंड के लिए आगे धक्का लगता है. This is because your legs have stopped, but your upper body was doing motion and it will resist that it has to come in rest. So this is basically inertia. It is this tendency of an object to resist a change. किसी भी change को oppose करना, अपने state के change को oppose करना. This is inertia. So अब एक question आता है कि हर object का same inertia होता है. Here comes the concept of mass. अब मास पे इनर्शिया बिल्कुल डिपेंडेड है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उस ऑब्जेक्ट का उतना ही ज़्यादा इनर्शिया भी होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑन अ ग्राउंड इफ अ फुटबॉल इज लाइंग, अगर कोई फुटबॉल लाई कर रही है और अगर आपको उसको किक करना है, सो यू कैन ईजिली डू दैट, बिकॉज जो वो फुटबॉल है उसका जो मास है वो कम है एंड यू कैन ईजिली किक इट. इसलिए वो अपना जो स्टेट है रेस्ट से मोशन, इट कैन ईजिली चेंज. मतलब जो ये फुटबॉल है इसका कम इनर्शिया है. लेकिन अगर मान लो यहाँ फुटबॉल की जगह कोई बड़ा सा पत्थर रखा हो, इफ अ रॉक इज लाइंग, अगर कोई बड़ा सा पत्थर रखा हो और आपको बोले कि इसको आके किक करना है, सो यू कैन नॉट डू दैट, यू विल ओनली गेट इंजर्ड. क्यों? क्योंकि जो ये रॉक है, ये जो पत्थर है, ये बड़ा है, इसका मास ज़्यादा है, सो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा. ये उतना ही ज़्यादा अपोज करेगा कि इसको अपना स्टेट चेंज करना पड़े. सो यू विल गेट हर्ट इफ़ यू ट्राई टू किक इट. इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट इनर्शिया is directly proportional to mass. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा. मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज हैविंग मोर मास इट विल हैव मोर इनर्शिया. जैसे रॉक, उस रॉक का ज़्यादा मास था इसलिए उसका इनर्शिया भी ज़्यादा था, सो दैट वी गेट हर्टेड बाय इफ वी ट्राई टू किक इट. लेकिन अगर फुटबॉल का मास कम था एज कम्पेयर टू रॉक, तो दैट फुटबॉल वी हैव लेस इनर्शिया एंड यू कैन ईजिली किक इट. So this is the concept of inertia and mass. Now let's talk about our second law of motion. So friends, now let's discuss about Newton's second law of motion. तो Newton's second law of motion discuss करने से पहले we should discuss about momentum, because if we understand momentum, so the Newton's second law of motion will become easy for us. तो momentum क्या होता है? Momentum is the measure of amount of motion a object has. मतलब एक ऑब्जेक्ट में या एक बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मोशन है, दैट इज बेसिकली मोमेंटम. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज़ डायरेक्शन ऑल्सो एंड मैग्नीट्यूड ऑल्सो. मैग्नीट्यूड भी होता है उसका और डायरेक्शन भी, दैट्स व्हाई मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो अब मोमेंटम इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मोशन. तो जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उस ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा मोमेंटम भी होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर प्लेइंग टेबल टेनिस खेल रहे हो या टेबल टेनिस खेल रहे हो, तो जो उसकी बॉल होती है वो बहुत छोटी होती है. सो इफ़ इट स्ट्राइक्स यू, वो आपको लग जाती है, सो यू विल नॉट गेट हर्ट एज कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल. और क्रिकेट बॉल को टेनिस बॉल से कंपेयर करेंगे, सो क्रिकेट बॉल इज मच हैवियर. तो क्रिकेट बॉल अगर आपको लगती है तो वो आपको ज़्यादा हर्ट करेगी एज कम्पेयर टू द टेबल टेनिस बॉल. इसीलिए जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसका मोमेंटम भी उतना ही ज़्यादा होगा. इट मीन्स दैट मोमेंटम इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा, मास कम तो मोमेंटम कम। तो अब मोमेंटम डिपेंड करता है एक और क्वांटिटी पे विच इज़ वेलोसिटी। अब जो ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा उसका मोमेंटम भी उतना ही ज़्यादा होगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर किसी गन में से बुलेट फायर होती है तो जो बुलेट होती है उसका मास तो बहुत कम होता है लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है, उसकी इतनी स्पीड होती है, सो इट मेक्स अ वेरी बिग इंजरी कि डेथ भी हो सकती है। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा उसका मोमेंटम भी उतना ही ज़्यादा होगा। सो मोमेंटम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो मोमेंटम अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से भी और वेलोसिटी से भी। तो हम यहाँ से मोमेंटम का क्या फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं? मोमेंटम को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे। सो p इज इक्वल टू, अब मोमेंटम का फॉर्मूला होगा मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, p इज इक्वल टू mv। तो यहाँ से हमने ये मोमेंटम का फॉर्मूला डिराइव किया, p इज इक्वल टू mv। और जो मोमेंटम है उसकी SI यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड क्यों? मास, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। दो क्वांटिटीज है हमारे पास, तो kg मास के लिए और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के लिए, इसीलिए जो मोमेंटम की SI यूनिट है वो kg मीटर पर सेकेंड है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोमेंटम। अब हम मोमेंटम को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज, जहाँ पे आपको रेट दिख गया मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है उसमें हम टाइम का यूज करते हैं, वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम जैसे हम निकालते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी, वैसे ही चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वैसे ही फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हमें क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम। और रेट आ गया मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। सो दिस इज द क्वांटिटी फॉर द वेलोसिटी। अभी हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied and balanced force in the direction of force। तो अब ये लॉ क्या कह रहा है कि एक बॉडी में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब जो उसका रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है उसका, उस ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी का, वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। मतलब जितना अप्लाई किया है अनबैलेंस फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? फोर्स होता है F, फोर्स को हम F से डिनोट करेंगे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम विल बी mv, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इट विल बी mu। रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, वी विल डिवाइडेड बाय टाइम। सो यहाँ से अब हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल फॉर्मूला। इसकी हेल्प से अभी हम फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सो लेट्स डिराइव दिस फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, अब हमने ये वाली इक्वेशन डिराइव करी थी, विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। Change in momentum we will calculate mv minus mu. Final momentum minus initial momentum divided by time will give us the rate of change of momentum is directly proportional to force. तो अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि that m is common in both these terms. Final momentum में और initial momentum में जो m term है वो common है, तो इस m को हम common लेके बाहर लिख देते हैं। Force is directly proportional to m into v minus u डिवाइडेड बाय t। हमने कुछ नहीं किया, बस ये जो ये m टर्म है इसको कॉमन लेके बाहर लिख दिया ब्रैकेट के। सो व्हाट वी आर गेटिंग v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो अब आप यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हो? डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला ऑफ एसेलरेशन? एसेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम।
तो ये होता है एसेलरेशन। यहाँ पे भी हमारे पास वही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, v माइनस यू बाई टी। तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ गई, एसेलरेशन। तो अब यहाँ पे हमें v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी लिखने के अल्टरनेट हम यहाँ पे सीधा एसेलरेशन लिख सकते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू मेंशन, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a मास इनटू एसेलरेशन। मास इनटू एसेलरेशन क्यों, क्योंकि दिस मास इनटू ये पूरा एसेलरेशन ही है। सो वी विल राइट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एसेलरेशन। तो अब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ से रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, फोर्स, जब इस साइन को हम रिमूव करेंगे वी विल पुट हियर इक्वल, और यहाँ पे हम लिखेंगे के एम ए। तो ये k क्या है, ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी SI यूनिट में वैल्यू क्या है, 1। मतलब यहाँ पे इसकी k की क्या वैल्यू है, 1। सो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो हमें इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो वी कैन डायरेक्टली राइट हेयर ma। सो हमारे पास ये फोर्स का फॉर्मूला डिराइव हो गया। अ वेरी पॉपुलर एंड important formula, force is equal to mass into acceleration. Remember this formula. This formula will help you so many times, and just remember this, force is equal to mass into acceleration. इसको हमने कैसे मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया, सबसे पहले हमने जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कहा है उससे इस फॉर्मूले को डिराइव किया है। Okay, so this was all about Newton's second law of motion. Now let's talk about Newton's third law of motion. So friends, now let's discuss about Newton's third law of motion. तो ये लॉ क्या कहता है, whenever one body exerts force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on first body. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसने किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया तो फिर वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी रिजल्ट में उस फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा, और वो फोर्स क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। मतलब वो जो फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल ही होगा लेकिन जो उनकी डायरेक्शंस होंगी वो अपोजिट होंगी। अ वेरी सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या हो सकता है इस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, दैट व्हेन वी आर मूविंग ऑन ग्राउंड, जब हम ग्राउंड पे मूव करते हैं तो जो हमारे पैर हैं वो ग्राउंड की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं। आर लेग्स आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द ग्राउंड, और इसीलिए जो ग्राउंड है वो भी हमारे पैरों की तरफ फोर्स अप्लाई करता है। यहाँ दो ही ऑब्जेक्ट्स थे, यहाँ दो बॉडी थी, एक हमारे लेग्स और एक ग्राउंड। लेग्स ने फोर्स लगाया ग्राउंड की तरफ तो ग्राउंड ने भी रिजल्ट में लेग्स की तरफ फोर्स लगाया, और इसीलिए हम चल पाते हैं। दीज फोर्सेज आर नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज। हमारे लेग्स ने एक्शन फोर्स लगाया और जो ग्राउंड है उसने रिएक्शन फोर्स लगाया। तो इस स्टेटमेंट को एक जनरल स्टेटमेंट से हम कैसे बोल सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, दैट एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इक्वल एंड अपोजिट क्यों, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल ही होगा लेकिन जो इनकी डायरेक्शंस होंगी वो अपोजिट होंगी। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस वाज सेड बाय सर इसाक न्यूटन। सो वन मोर एग्जाम्पल, जैसे जब आप जो व्हेन यू आर सेलिंग इन अ बोट, अगर आप बोट पे खड़े हो और वो जो बोट है वो किनारे के साथ है बिल्कुल, और यू हैव टू जंप ऑन अ प्लेटफॉर्म और अ पोडियम, सामने कोई पोडियम है या प्लेटफॉर्म है उस पर आपको जंप करना है, एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन द बोट। तो जब आप बोट पे से उस प्लेटफॉर्म पे जंप करोगे तो वो बोट वो पीछे शिफ्ट होगी, वाटर में थोड़ी पीछे शिफ्ट होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि आपके लेग्स ने बोट पे फोर्स अप्लाई किया, एक्शन फोर्स अप्लाई किया, और फिर जो बोट है उसने भी आपके लेग्स की तरफ रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया, इसीलिए आप जंप कर पाते हो। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो वो बोट है वो इतना फोर्स आपके लेग्स की तरफ अप्लाई नहीं कर पाती और आप गिर भी जाते हो। दिस इज बिकॉज जो वाटर है वो एक अनस्टेबल ग्राउंड है एज कम्पेयर टू द ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड पे चल रहे हो और आपने उस पर फोर्स लगाया, सो ग्राउंड इज नॉट गोइंग टू मूव एनीवेयर, इट विल अप्लाई फोर्स बैक टू योर लेग्स। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता। जब आपने बोट पे फोर्स लगाया तो वो जो बोट पीछे इसलिए मूव करती है बिकॉज वाटर इज नॉट अ स्टेबल ग्राउंड, इसलिए कभी आप गिर भी जाते हो और कभी कभी जंप भी कर जाते हो जब बोट इज एबल टू अप्लाई फोर्स ऑन योर लेग्स। दिस इज ऑल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
वन मोर एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब आप सैंड में मूव करते हो या रेत में मूव करते हो, जो आपके पैर हैं वो थोड़े पीछे शिफ्ट भी होते हैं. वाई? बिकॉज योर लेग्स आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द सैंड. लेकिन जो सैंड है दैट इज नॉट एबल टू अप्लाई अ रिएक्शन फोर्स ऑन योर लेग्स, इसलिए जो आपके पैर हैं वो थोड़े थोड़े पीछे मूव करते हैं. बिकॉज एज कम्पेयर टू, अगर हम ग्राउंड की बात करें या वाटर की बात करें या सैंड की बात करें, तीनों सर्फेसिस में डिफरेंस है. ग्राउंड इज अ स्टेबल ग्राउंड, सो इफ ग्राउंड इज अ स्टेबल प्लेटफॉर्म, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो इट विल ऑल्सो अप्लाई फोर्स बैक टू योर लेग्स. लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता. अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे सो इट विल बी एबल टू अप्लाई वेरी लेस फोर्स ऑन योर लेग्स. और सैंड में उससे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर. तो उसमें इट विल अप्लाई फोर्स बट नॉट दैट मच दैट यू कैन मूव इजीली. इसलिए आपको डिफिकल्टी होती है सैंड में मूव करते टाइम. ओके, सो दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट टॉपिक लेफ्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो मोमेंटम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मोमेंटम क्या होता है? अ क्वांटिटी विच मेजर द अमाउंट ऑफ मोशन अ ऑब्जेक्ट हैज. मतलब एक ऑब्जेक्ट में, एक बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मोशन है, दैट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम. एंड मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? P इज इक्वल टू mv. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. दिस इज अबाउट मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन मतलब कंजर्व, प्रिजर्व्ड रहना, सेव्ड रहना, कि जो मोमेंटम है वो प्रिजर्व्ड रहता है, कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता. इसको हमें प्रूव करना है. सो दिस वी विल प्रूव विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक रेड कलर की बॉल है और एक ब्लू कलर की बॉल है. बोथ द बॉल्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर. जो दोनों बॉल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं. सो ऑब्वियसली दीज बोथ बॉल्स विल हैव मास. तो जो रेड बॉल का मास है, लेट्स से इट इज m1. जो रेड बॉल का जो मास है उसको हमने वेरिएबल से डिनोट किया m1. और जो ब्लू बॉल का मास है, लेट्स से इट इज m2. मतलब दोनों का मास, रेड बॉल का m1, ब्लू बॉल का m2, ये दोनों के मास है. अब ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. ऑब्वियसली दे विल हैव अ वेलोसिटी, ये किसी वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. एंड दैट वेलोसिटी विल बी इनिशियल वेलोसिटी. So let's say initial velocity of red ball is u1 and let's say initial velocity of blue ball is u2. मतलब red ball की initial velocity है u1 and of blue ball it is u2. Initial velocity को हमने u से represent किया. Okay, these are the initial velocities. तो हमने ये मेंशन कर दिया. अब ये जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, obviously अगर एक दूसरे की तरफ they are moving towards each other, then they will collide also. They will collide. ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो. दो बॉल्स लो, वो एक दूसरे की तरफ जब आएंगी दे विल कोलाइड एट सम टाइम. सो जब ये कोलाइड होंगी दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने यही पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो जब ये कोलाइड होंगी दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर. व्हेन रेड बॉल विल कोलाइड विद ब्लू बॉल, रेड बॉल विल अप्लाई फोर्स ऑन द blue ball, and then in the reaction blue ball will also apply force on the red ball. मतलब दोनों balls एक दूसरे पे force लगाएंगी. So let's say red ball ने जो force लगाया blue ball पे, it is F1. It is F1. और जो फिर जो reaction में जो blue ball ने लगाया force, let's say it is F2. Force को हमने F से represent किया. Force applied by red ball is F1. Force applied by the blue ball is F2. तो जब ये कोलाइड होंगी और एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, दे आर अप्लाइंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. जो रेड बॉल इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है और जो ब्लू बॉल है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है. सो व्हेन दे विल कोलाइड दे आर इन कॉन्टैक्ट फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम. ये अब यहाँ जब ये कोलाइड हो रही है तो एक कॉन्टैक्ट में है, कुछ टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में है. सो लेट्स से दैट टाइम इज t1 फॉर रेड बॉल, t2 फॉर द ब्लू बॉल. टाइम को हमने t से रिप्रेजेंट किया, t1 एंड t2. तो जब ये कोलाइड होंगी दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस. ऑब्वियसली व्हेन दे विल कोलाइड दे विल स्टार्ट मूविंग इन देयर अपोजिट डायरेक्शंस. सो व्हेन दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी दे विल हैव अ वेलोसिटी इन विच दे विल मूव. एक वेलोसिटी से ही अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं एंड दैट वेलोसिटी विल बी फाइनल वेलोसिटी. सो जो रेड बॉल की फाइनल वेलोसिटी है, लेट्स से इट इज v1. फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेड बॉल इज v1. एंड लेट्स से ब्लू बॉल की फाइनल वेलोसिटी है v2.
दोनों की फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2। तो अब हमने यहाँ पे सारे वेरिएबल्स मेंशन कर दिए। मास ऑफ द बॉल इज m1 एंड m2, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज u1 एंड u2, force applied by both the balls are f1 and f2, the time is t1 and t2 and the final velocity is v1 and v2। तो ये हमने सारे वेरिएबल्स डिनोट कर दिए। इनकी हेल्प से अब हम क्या प्रूव करेंगे, दैट मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। सो फ्रेंड्स, अब हम प्रूव करेंगे दैट मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। तो इस व्हेन वी विल प्रूव दैट मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, यहाँ पे जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। यहाँ पे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें दो फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेने चाहिए, दैट वन फॉर्मूला ओनली, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैंने बस इसको एक्सपैंड करके लिख दिया, F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। यहाँ एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से हमें f की वैल्यू मिल गई, m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जब दो बॉल्स थी, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल, जब उन्होंने एक दूसरे, जब वो कोलाइड हुए और उन्होंने एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई किया, तो वो जो फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा, लेकिन जो उनके डायरेक्शंस होंगी वो अपोजिट होंगी। सो फ्रॉम हेयर हम क्या लिख सकते हैं, दैट F1 क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय द रेड बॉल इज इक्वल टू F2 क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लू बॉल। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था दैट अगर हम राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो दैट इज नेगेटिव। तो रेड बॉल ने तो राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, सो इट विल बी पॉजिटिव, लेकिन जो ब्लू बॉल है उसने लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, सो इट विल बी माइनस F2, ये नेगेटिव होगा। ओके, बिकॉज डायरेक्शंस वर अपोजिट, मैग्नीट्यूड वाज सेम। सो F1 इज इक्वल टू माइनस F2, और F की वैल्यू क्या है ये। तो अब यहाँ पे बस हम F की वैल्यू प्लेस करेंगे एंड वी विल प्रूव दैट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके, सो अब F की क्या वैल्यू है, m। अब यहाँ पे हर वेरिएबल के साथ 1 या फिर 2 मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम m1 लिख रहे हैं तो वो है रेड बॉल के लिए, और अगर m2 लिख रहे हैं तो वो है ब्लू बॉल के लिए। सो m1 इंटू v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t1, ये किसके लिए है, रेड बॉल के लिए, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे अब सब नेगेटिव होंगे, माइनस m2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t2। यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, बिकॉज दिस इज फॉर ब्लू बॉल। ओके, सो अब हमने ये मेंशन कर दिए, आई शुड राइट सम अप, माइनस m2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t2। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये t1 और t2 तो कैंसिल हो रहे हैं, दे आर गेटिंग कैंसल्ड। तो अब बचा के हमारे पास m1 इंटू v1 माइनस u1। तो अब आप देख सकते हो ब्रैकेट के बाहर जो टर्म या वेरिएबल होता है वो अंदर वालों से मल्टीप्लाई होता है, अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मतलब जो ये m1 है ये v1 से भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और जो ये माइनस m2 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। तो ये m1 इंटू v1 इट विल बी m1 v1, m1 इंटू माइनस u1 इट विल बी माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 इंटू v2 इट विल बी माइनस m2 v2 माइनस m2 इंटू माइनस u2। अब सेम साइन वाले जो मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन क्या आता है, पॉजिटिव। सो प्लस m2 इंटू v2 u2। ओके, सो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया
ये आ गया हमारे पास। तो अब आपको क्या हमें प्रूव क्या करना है, दैट मोमेंट कोलिजन से पहले जब ये बॉल्स जो मोमेंटम है वो कंजर्व कैसे रहेगा, कि कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था दैट इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मतलब जब वो दो बॉल्स थी वो कोलाइड होने से पहले जो उनका मोमेंटम था दैट इज सेम, दैट इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मतलब टकराने के बाद भी जो उनका मोमेंटम था वो सेम ही रहा, मतलब कंजर्व रहा। तो मोमेंटम से कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद का मोमेंटम हमें इक्वल प्रूव करना है। सो दिस वी हैव रिटन v एंड u। तो v है फाइनल वेलोसिटी के लिए, u है इनिशियल वेलोसिटी के लिए। और यहाँ पे आप क्या नोटिस कर सकते हो, m1 v1 ये मोमेंटम की ही क्वांटिटी आ गई। मोमेंटम का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, मोमेंटम इज इक्वल टू mv, p इज इक्वल टू mv, और यहाँ पे हमारे पास mv ही है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो ये मास इनटू वेलोसिटी है, ये भी मास इनटू वेलोसिटी है। मतलब प्रूव करते हुए हमारे पास मोमेंटम आ गया। ओके, सो दिस वी डिराइव्ड। अब हमें क्या करना है, हमें जो ये v वाली टर्म्स हैं m1 v1 और m2 v2 इनको एक साइड शिफ्ट करना है, और ये m1 u1 वाली जो है इनको एक साइड शिफ्ट करना है, बिकॉज u इज फॉर इनिशियल मोमेंटम एंड v इज फॉर फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब कोलिजन के बाद का मोमेंटम, और u मतलब कोलिजन से पहले का मोमेंटम। तो जो ये u वाले हैं इनको हम एक साइड शिफ्ट करेंगे, और जो ये v मतलब फाइनल मोमेंटम इनको एक साइड लिख देंगे। सो जब ये इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे और इसको उस साइड, बिकॉज वी वांट द सेम वेरिएबल्स। सो व्हेन दिस माइनस m2 v2 ये इस साइड शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आई एम राइटिंग इट हियर ओनली m2 v2, ये जो माइनस m2 v2 था ये इस साइड शिफ्ट हुआ तो ये हो गया पॉजिटिव m2 v2, और यहाँ पे था माइनस m1 u1, तो ये जब ये उस साइड शिफ्ट हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस m1 u1। तो अब आप यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हो कि दैट वी गेट द फाइनल मोमेंटम हेयर, और ये है हमारा इनिशियल मोमेंटम। ये है फाइनल मोमेंटम, ये है इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉल्स का। ये दोनों बॉल्स का फाइनल मोमेंटम, ये दोनों बॉल्स का इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब कोलिजन के बाद का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मतलब कोलिजन से पहले का मोमेंटम। तो ये अब दोनों इक्वल हैं, हियर इज द साइन ऑफ इक्वल, मतलब दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स दैट मोमेंटम डज नॉट चेंज्ड, इट रिमेन्स कंजर्व्ड, प्रिजर्व्ड। तो ये हमने प्रूव कर दिया दैट मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। हमने किया क्या है, बस हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ये स्टेटमेंट लिखी, f1 इज इक्वल टू माइनस f2, f की वैल्यू हमने पुट करी इस फॉर्मूला की हेल्प से। फिर हमने बस कैलकुलेशंस करी हैं और जो फाइनल मोमेंटम था उसको एक साइड लिख दिया और इनिशियल मोमेंटम को एक साइड लिख दिया, और दोनों इक्वल हैं, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, इट ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि कोलिजन से पहले का मोमेंटम तो पहले ही आएगा, इनिशियल मोमेंटम वी विल राइट फर्स्ट। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड दिस इज टोटल मोमेंटम आफ्टर collision. दोनों equal हैं, momentum remains conserved. So this we have proved. Now we have finished this topic, conservation of momentum. Now let's do some numericals. So friends, now let's do some numericals. So हमारा first numerical है a constant force acts on an object of mass 5 kg। मतलब एक ऑब्जेक्ट है और उस पर कोई फोर्स लगा रहा है, और वो जो और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है दैट इज 5 kg। तो यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कितना फोर्स अप्लाई किया है। सो एक कांस्टेंट फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, और वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स। मतलब कितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा है, 2 सेकेंड्स के लिए। दिस इज आवर टाइम। It increases the object's velocity from 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया तो फिर जो वो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, मतलब वो एसेलरेट किया उस ऑब्जेक्ट ने, और उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड से। तो ये जो 3 मीटर पर सेकेंड है ये क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी, एंड 7 मीटर पर सेकेंड इज फाइनल वेलोसिटी। देन
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो हमें फाइंड क्या करना है कि कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। फिर है नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, दो क्वेश्चन पूछे हमसे। पहला पार्ट है कि हमें मास दे दिया ऑब्जेक्ट का, टाइम दे दिया, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल वेलोसिटी दे दी, हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सेकेंड पार्ट है जो उन्होंने टाइम ड्यूरेशन चेंज कर दी, 2 सेकेंड से अगर 5 सेकेंड्स के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें फर्स्ट पार्ट की हेल्प से फोर्स को कैलकुलेट करना है। फिर जब हमारा फोर्स आ जाएगा तो हम यहाँ पे बस उन्होंने टाइम ड्यूरेशन को चेंज किया, तो टाइम ड्यूरेशन को चेंज करके हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। सो देयर आर 2 पार्ट्स, इसको हम पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, वी विल राइट दैट। मास गिवन है हमें, मास इज इक्वल टू 5 kg, मास गिवन है। और वो क्या गिवन है, टाइम 2 सेकेंड्स, वो जो फोर्स है वो 2 सेकेंड्स के लिए अप्लाई हो रहा है। देन हमें क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 7 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे लिख लिया जो हमें क्या क्या गिवन है। तो अब फोर्स का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स को F से रिप्रेजेंट करेंगे, F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखो हमें डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है। तो एक्सेलरेशन होता ही यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन डायरेक्ट नहीं बताई है, हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दे दिया। तो उसकी हेल्प से हम एक्सेलरेशन, तो हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ये पूरा एक्सेलरेशन ही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन ही है। बस इसको हमने एक्सपैंड करके लिख दिया क्योंकि हमें ये जो वैल्यूज हैं ये गिवन है। देन मास क्या है, मास इज 5 kg, 5 इंटू फाइनल वेलोसिटी है 7, इनिशियल वेलोसिटी है 3, 7 माइनस 3, और टाइम क्या है, टाइम इज 2 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 2। तो 7 माइनस 3 विल बी 4, तो 4 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 20 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 20 बाय 2 एंड इट विल बी 10। और यूनिट क्या होगी, न्यूटन, बिकॉज फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। सो वी विल राइट इट इन न्यूटन। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का आंसर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ओके, तो कितना अप्लाइड फोर्स किया है, 10 न्यूटन। नाउ रिमेंबर दिस, इससे हमने फोर्स कैलकुलेट कर ली। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सो आई एम इरेजिंग दिस, बस इतना याद रखो हमने फोर्स कितनी कैलकुलेट की थी, 10 न्यूटन। सो फ्रेंड्स, अब सेकेंड पार्ट क्या होगा, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स, बस यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन को चेंज कर दिया और हमें कैलकुलेट करनी है फाइनल वेलोसिटी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या इक्वेशन यूज करी थी, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो दैट विल बी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ये हमने यूज करी थी फर्स्ट पार्ट में। तो अब इस फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट किया, फोर्स कैलकुलेट किया। सो वी गॉट द फोर्स, और हमें अभी क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, v। तो ये v क्या है, हमारी फाइनल वेलोसिटी, और हम फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली। तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये जितनी भी टर्म्स हैं, मास, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी, इन सबको आप फोर्स की साइड शिफ्ट कर लो, बिकॉज देन वी विल गेट द फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये t v के साथ डिवीजन में है, टाइम इज डिवाइडिंग बाय द फाइनल वेलोसिटी, तो इस साइड ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, f इंटू टी। और ये मास है दैट इज m, ये v के साथ मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में, तो यहाँ पे ये डिवाइड के रिलेशन में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस u है,
इट इज इन सब्ट्रैक्शन रिलेशन विद द फाइनल वेलोसिटी, तो उस साइड ही क्या हो जाएगा, प्लस में, एंड वी विल गेट द v, मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हमें फोर्स मिला, फोर्स मिल गया तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने सभी टर्म्स को इस साइड शिफ्ट किया और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सो अब इस इक्वेशन से हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स राइट दिस इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, f इंटू टी डिवाइडेड बाय m प्लस u। इट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट v, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस फोर्स इंटू टाइम डिवाइडेड बाय मास। तो इस इक्वेशन से अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 प्लस फोर्स क्या था 10 न्यूटन हमने कैलकुलेट किया था, सो 10 इंटू टाइम, और टाइम क्या है 5 सेकेंड जो इन्होंने चेंज कर दिया, सो 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय मास। मास कितना है उस ऑब्जेक्ट का 5 kg, सो वी विल राइट हियर 5। तो अब क्या हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो गया, ये बचा सिर्फ 10, सो 10 प्लस 3 इज 13, सो वी गॉट द फाइनल वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी। हमने कैसे कैलकुलेट किया, पहले पार्ट से हमने फोर्स को कैलकुलेट किया विच वाज 10 न्यूटन, और फिर हमने बस इक्वेशन को थोड़ा शिफ्ट किया, वी गॉट द फोर्स, तो हमने सभी टर्म्स को साइड शिफ्ट कर दिया सो दैट वी कैन गेट द फाइनल वेलोसिटी, और फिर हमने वैल्यूज पुट करी और हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या आई 13 मीटर पर सेकेंड। So this was the first numerical. Now let's move on towards the next question. So friends, अब हम solve करते हैं हमारा second numerical which would require a greater force, मतलब greater force, ज़्यादा force किसमें लगेगी, accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square और a 4 kg mass at 2 meter per second square। मतलब यही पूछा है कि हमसे कि फोर्स किस में ज्यादा लगेगी, एक 2 kg मास के ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने में इतनी स्पीड, इतनी एक्सेलरेशन में ज्यादा फोर्स लगेगी, या फिर इतने kg के मास, इतने मास के ऑब्जेक्ट को इस स्पीड में एक्सेलरेट करने में ज्यादा फोर्स लगेगी, कौन से केस में ज्यादा लगेगी। इतने इस ऑब्जेक्ट का ये मास है, इस मास में इस स्पीड पे उसको, इस वेलोसिटी पे उनको एक्सेलरेट करना है, तो इसमें ज्यादा फोर्स लगेगी, या फिर 4 kg मास वाले ऑब्जेक्ट को इस स्पीड पे अगर हम एक्सेलरेट करेंगे उसमें ज्यादा फोर्स लगेगी। दिस इज आस्क्ड। तो फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स को F से रिप्रेजेंट करेंगे हम, सो फोर्स इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है। हम इन दोनों केसेस में फोर्स कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल सी विच इज द ग्रेटर। तो पहले केस में मास क्या है हमारा 2 kg, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है 5, सो 2 इंटू 5 इट विल बी 10 न्यूटन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है और अगर इस वेलोसिटी पे हम उसको एक्सेलरेट करेंगे तो इतना फोर्स लगेगा। दूसरे केस में क्या है 4 kg मास है, सो F इज इक्वल टू ma, मास क्या है 4 kg और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो क्या आया हमारा फोर्स 8 न्यूटन। तो 10 न्यूटन आया था इस केस में और इसमें आया 8 न्यूटन, तो बड़ी कौन सी है, ऑब्वियसली 10 न्यूटन फोर्स इज मोर। तो किसमें ज्यादा फोर्स लगेगी, एक 2 kg मास के ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी पे एक्सेलरेट करने में ज्यादा फोर्स लगेगी, दैट इज 10 न्यूटन, और इसको एक्सेलरेट करने में 8 न्यूटन की फोर्स लगेगी। So this was a very easy numerical. I hope you have understood it. So friends, we have finished this chapter which was force and laws of motion. I hope you have understood it and found this video helpful. I will be coming back with more topics and chapters. Till then, stay connected with me. And if you find our videos helpful and informative, subscribe to our channel and press the bell icon. That's all for this video. Thank you.